दोस्तों आज मैं जो मूवी आप सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये पूरा पैसा वसूल मूवी है। ये मूवी देखकर आप सभी को शुरू से अंत तक इंटरेस्ट रहने वाला है और आप सभी को भरपूर मजा आएगा। मूवी का नाम है इनसाइड मैन, जो कि एक हाइस्ट थ्रिलर फिल्म है और इसी मूवी से इंस्पायर होकर वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट भी बनी थी। सो चलिए दोस्तों और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम डाल्टन रसल नामक एक आदमी को देखते हैं जो बता रहा होता है कि आखिर उसने कैसे परफेक्टली बैंक चोरी की थी। दोस्तों इस दौरान रसल जेल में था। अब हम सीन के कट होते ही कुछ लोगों को देखते हैं जो पेंटर के कपड़े पहनकर वैन पर चढ़ रहे होते हैं। साथ ही इस दौरान पीछे शाहरुख की फिल्म का एक गाना छैया छैया बज रहा था। आखिर ये गाना एक हॉलीवुड फिल्म में क्यों बज रहा था, देखते हैं आगे जिससे हमें ये पता चल सके। अब वैन चलने लगती है और थोड़ी देर बाद वो मैनहट्टन बैंक के सामने रुकती है। वैन में मौजूद सभी लोग अपनी चीजें इकट्ठा कर बैंक के भीतर जाने लगते हैं। इन सभी का मकसद बैंक लूटना था। हालांकि बैंक में मौजूद लोग इस बात से अनजान थे। अब सबसे पहले रसल बैंक के भीतर जाता है। रसल कई सारी हाई बीम फ्लैशलाइट को कैमरास के सामने फोकस करता है, जिस कारण से फ्लैशलाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सीसीटीवी बंद होने लगते हैं। इसके बाद रसल गेट को बंद कर देता है। अब सभी रॉबर्स मास्क पहन लेते हैं। ये देख बैंक का सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों पर शक करता है, लेकिन उसकी किसी को इन्फॉर्म करने से पहले ही रॉबर्स उसे बंदूक दिखाकर अपने काबू में कर लेते हैं। अब धीरे धीरे ये रॉबर्स पूरे बैंक को अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान बैंक के पास से एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहे थे। वो बैंक के भीतर से धुआं निकलता हुआ देखते हैं। वो समझ पाते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैंक का दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख पुलिस फौरन अपनी टीम को कॉल करके बुलाते हैं। तभी रसल बैंक का दरवाजा खोलता है। वो पुलिस ऑफिसर पर बंदूक तान कर कहते हैं कि तुम और तुम्हारी टीम यहाँ से दूर रहो, वरना यहाँ मौजूद सभी को मैं जान से मार दूंगा। रसल की धमकी सुनकर पुलिस वहाँ से दूर चले जाते हैं। रसल धमकी देकर बैंक को दोबारा से अंदर से बंद कर देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर तो बाकी सभी को ये बात बताते हुए सावधान कर देते हैं। अब हम दो आदमी को देखते हैं जो दोनों डिटेक्टिव थे। दोनों के नाम थे फ्रीजर और बिल। दोनों के सीनियर ऑफिसर दोनों को मैनहट्टन बैंक में हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। इस केस को दोनों को सौंपा जाता है। ये केस बिल और उसके पार्टनर फ्रीजर के लिए बहुत बड़ा केस था उनकी जिंदगी का। अब धीरे धीरे ये बात शहर के लोगों को पता चलने लगती है। साथ ही इस दौरान बैंक को पुलिस और मीडिया घेर कर रखते हैं और पल पल की खबर मीडिया सभी तक पहुंचा रही थी। अब एक दिन बैंक में घटे इस घटना के बारे में बैंक ओनर आर्थर को पता चल जाता है। ओनर को इस घटना के बारे में पता चलते ही वो सदमे में चले जाते हैं और इस घटना के बारे में चिंतित होने लगते हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव फ्रीजर को अपने हेड ऑफिसर से पता चलता है कि अब तक रॉबर्ट्स ने सभी को बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अब तक रॉबर्ट्स ने कोई भी मांग नहीं की है। दोस्तों डिटेक्टिव को अब तक नहीं पता था कि आखिर कितने लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। डिटेक्टिव फ्रीजर उस वैन के बारे में भी पता लगाते हैं जिसमें वो सारे बैठकर बैंक में आए थे, लेकिन डिटेक्टिव फ्रीजर और हिल को पता चलता है कि वैन भी चोरी की है। साथ ही वैन में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। अब डिटेक्टिव बैंक की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स के बैंक में आने के बाद उन्हें कोई फुटेजेस नहीं मिलती है क्योंकि रॉबर्ट्स ने सीसीटीवी को खराब कर दिया था। दूसरी तरफ रॉबर्ट्स बैंक में मौजूद लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाते हैं। सभी को अलग अलग हिस्सों में भाग किया जाता है, जैसे कि बैंक के एम्प्लॉइज और आम पब्लिक को। साथ ही सभी के फोन भी रॉबर्ट्स अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बैंक के मैनेजर के पास से उन्हें कोई भी फोन नहीं मिलता है। रसल को बैंक मैनेजर पर शक हो जाता है। रसल बैंक मैनेजर को अपना फोन देने के लिए वार्निंग देते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर कहता है कि वो आज अपना फोन नहीं लेकर आए थे। रसल तो समझ चुका था कि बैंक मैनेजर झूठ बोल रहा है, तो वो बाकी एम्प्लॉइज के फोन चेक करके बैंक मैनेजर का नंबर निकालते हैं और उस पर कॉल करते ही बैंक मैनेजर का फोन बजने लगता है।
जिसके बाद बैंक मैनेजर पकड़े जाते हैं। बैंक मैनेजर ये देख बहुत ज्यादा डर गए थे। वो रसल से माफी मांगने लगते हैं। रसल उसे गोली से नहीं मारता है, लेकिन रसल उसकी झूठ से इतना गुस्से में था कि वो उसे एक कमरे में लेकर जाता है और वहाँ उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। रसल ने बैंक मैनेजर को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है और ये देख वहाँ मौजूद बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। रसल अब सभी को दोबारा से महिलाओं और पुरुष में भाग कर देता है और फिर वो सभी को अपने कपड़े उतार कर उन लोगों जैसा यूनिफॉर्म पहनने को कहता है। सभी डर के मारे रसल का कहा मान लेते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत रसल का कहना ना मानकर उससे कहती है, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन ऐसे में सबके बीच ड्रेस नहीं बदलूंगी। रसल ये सुन बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बूढ़ी महिला पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अपनी साथी स्टीवी से कहते हैं कि इसे अलग एक कमरे में ले जाकर बंद कर दो। अब जो कि सभी ने रॉबर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन ली थी, तो सभी अब एक जैसे ही लग रहे थे, मानो जैसे कि सभी रॉबर्ट्स हो। असल में दोस्तों, रॉबर्ट्स ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि अगर पुलिस किसी भी तरह से बैंक के अंदर आ जाती है तो वो शूट करने से पहले कम से कम 10 बार सोचेगी। अब रॉबर्ट सभी लोगों को अलग अलग कमरे में बंद करके रखते हैं। एक बुजुर्ग आदमी की हालत खराब होने लगती है, जिसे देख रसल तरस खाकर उसे छोड़ देता है। बुजुर्ग आदमी के पीछे वो लोग एक नोट भी लिखते हैं, जो कि था अगर ये लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो फिर एक एक करके ये लोग सभी को मारने लगेंगे। अब जो कि वो बुजुर्ग आदमी बाहर छोड़ दिया गया था, तो पुलिस उससे रॉबर्ट्स के बारे में पूछने लगती है। बुजुर्ग आदमी बताते हैं कि अंदर 4 रॉबर्ट्स हैं, जो कि सभी को फिलहाल बंदी बनाकर रखे हुए हैं। साथ ही सभी ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद है। अब पुलिस चारों ओर से बैंक को घेर कर रखी हुई थी। साथ ही बैंक के सारे फोन लाइंस फिलहाल पुलिस के फोन लाइन की ओर फॉरवर्ड किए गए थे, जिससे कि रॉबर्ट्स किसी और के साथ कांटेक्ट ना कर सके। दोस्तों, डिटेक्टिव फ्रेजर फिलहाल कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चाहते थे पहले रॉबर्ट्स कोई कदम उठाए, उसके बाद ही वो लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि अब तक उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब दोस्तों, सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मूवी की प्रेजेंट सीन दिखाई जाती है, जहाँ डिटेक्टिव फ्रेजर हॉस्टेजेस के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद हॉस्टेजेस में भी रॉबर्ट्स शामिल है। दोस्तों, फ्रीजर के लिए रॉबर्ट्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब पूछताछ के दौरान ये लोग बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ करते हैं, जो बताते हैं कि वो उस वक्त बेहद ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अब अपने परिवार के पास वापस कभी नहीं जा सकेंगे। अब उसके ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट होकर दोबारा से बैंक की रॉबरी की ओर दिखाया जाता है। अब सारे रॉबर्ट्स बैंक के लॉकर के पास से जाते हैं और फिर वो लोग बैंक के स्टोर रूम के भीतर चले जाते हैं। स्टोर रूम में जाकर रसल अचानक खुश होने लगता है, लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात ये है कि रसल पैसा देखकर खुश नहीं होता है, बल्कि स्टोर रूम को देखकर वो खुश था। आखिर क्यों वो स्टोर रूम को देखकर खुश होता है, ये हम आगे मूवी को देखकर जान पाएंगे। दूसरी तरफ बैंक ओनर आर्थर अपनी चिंता के कारण मेडलिन व्हाइट नामक महिला को फोन करके अपना कुछ सीक्रेट काम करवाने के लिए कहता है। दोस्तों, मेडलिन व्हाइट का प्रोफेशन ये था कि वो अमीर लोगों के सीक्रेट काम सीक्रेटली किया करती थी। अब इसी कारण से दोनों एक सीक्रेट मीटिंग भी रखते हैं। अब इसी के साथ ये सीन यहीं कट करके दोबारा से प्रेजेंट सीन में शिफ्ट किया जाता है। इस दौरान डिटेक्टिव फ्रीजर बैंक के मैनेजर, जिसे रसल ने गुस्से में बहुत बुरी तरीके से मारा था, उससे पूछताछ करने लगते हैं, जिससे उन्हें कुछ खास जानने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। अब हॉस्टेजेस में डैरियस नामक एक आदमी बताता है कि रॉबर्ट्स एक दूसरे को एक जैसे नाम से बुलाते थे, जैसे कि स्टीवी, स्टीव, स्टीवन। उसकी बातें सुनकर डिटेक्टिव फ्रीजर को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उससे इन लोगों को काफी जानकारी मिल पा रही थी, जो कि रॉबर्ट्स अपने बारे में गुमराह करने के लिए भी डिटेक्टिव को बता सकते हैं, ना कि असल जानकारी देने के लिए। लेकिन डैरियस कहता है कि वो कोई रॉबर नहीं है। ऐसे ही एक एक कर वो सभी से पूछताछ करते हैं। सभी अपने आप को बेगुनाह बताए जा रहे थे और साथ ही वो लोग रॉबर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। अब सीन के शिफ्ट होते ही हम रॉबरी के दौरान बैंक के ओनर आर्थर को मेडलिन से मिलते हुए देखते हैं। बैंक ओनर आर्थर मेडलिन को बताते हैं कि बैंक के लॉकर में उनकी नाजी जर्मनी से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उन्होंने सभी से छिपा कर रखा है।
जो कि वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी को भी इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चले। मेडलिन उनका काम करने को तैयार थी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, और वो ये था कि अगर उनका काम करने पर उसे पता चलता है कि किसी को भी इससे हानि पहुंचेगी तो वह फौरन उस काम को वहीं रोक देगी। आर्थर उसे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि किसी को भी इस काम से हानि नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, आर्थर नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर ये डॉक्यूमेंट्स मीडिया और पुलिस तक पहुंच जाए, इसलिए वो कुछ भी करके जल्द से जल्द उनका काम पूरा करने को कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि डिटेक्टिव फ्रीजर और बिल से बातचीत करके वो बैंक के भीतर जाए और जैसे तैसे करके उस लॉकर को उन तक पहुंचा दे। उन्हें बैंक के कैश की फिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें वो डॉक्यूमेंट सही सलामत उनके पास चाहिए। अब रॉबर्ट स्टोर रूम में एक गड्ढा खोदते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्रीजर रॉबर्ट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक रॉबर्ट्स ने कोई भी मांगे नहीं की थी। हालांकि रसल डिटेक्टिव फ्रीजर से बात नहीं करते हैं, वो अपने प्लान के अनुसार ही इंतजार करते हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और इस बार डिटेक्टिव फ्रीजर उस वृद्ध महिला से पूछताछ करते हैं जिसने उस वक्त अपना यूनिफॉर्म बदलने से मना कर दिया था। वो वृद्ध महिला इतनी डरी हुई थी कि वो रॉबर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। अब सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट्स अब बैंक के एक एम्प्लॉय को बैंक से रिलीज करते हैं। रॉबर्ट्स उसके गले में कुछ लटका कर उसे बाहर भेजते हैं। अब उसके बाहर निकलते ही पुलिस उसकी मास्क निकालती है। उसके चेहरे पर दाढ़ी देखकर पुलिस उसे एक टेररिस्ट समझती है और उसके साथ ये लोग बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि इसके गले में लटका हुआ सूटकेस में शायद बॉम्ब है, लेकिन सूटकेस खोलते ही ये लोग रॉबर्ट्स का एक मैसेज देख पाते हैं। रॉबर्ट्स ने लिखा था कि कल 9 बजे के अंदर अंदर 2 फुल टैंक बस और जंबो जेट पायलट के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा ये लोग नहीं करते हैं तो रॉबर्ट्स एक एक कर सभी को मारने लगेंगे। साथ ही वो सभी को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी चालाकी से बैंक के भीतर घुसने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा खोलते ही मारे जाएंगे, क्योंकि दरवाजे पर इन लोगों ने एक्सप्लोजन के लिए बॉम्ब फिट करके रखा था। डिटेक्टिव फ्रीजर उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये लोग तभी उनकी बात मानेंगे जब रसल उन लोगों से खुद बात करेगा। अब होस्टेजेस में से एक आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि इन सिचुएशन से वो अपना मास्क निकाल कर बैठता है। रसल को ये बात पता चलते ही वो तुरंत उस आदमी को घसीट कर स्टोर के रूम में ले जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसे मारने लगते हैं। ये देखकर सभी बंदी लोग घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ मेडलिन शहर के मेयर से मिलती है, जिससे कि मेयर अपनी पहुंच से डिटेक्टिव फ्रीजर को मेडलिन की मदद करने के ऑर्डर्स दे ताकि मेडलिन अपना काम खत्म कर सके। मेयर अब डिटेक्टिव फ्रीजर को बुलाकर उसे मेडलिन की मदद करने को कहती है। फ्रीजर तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आखिर मेडलिन क्या करना चाहती है वो फ्रीजर समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मेयर डिटेक्टिव फ्रीजर को उसका करियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं, जिससे फ्रीजर को उनकी बात माननी पड़ती है। मेयर अब डिटेक्टिव फ्रीजर से कहते हैं कि अगर वो मेडलिन की मदद करता है तो उसे प्रमोशन दी जाएगी। डिटेक्टिव फ्रीजर तो अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि मेयर और मेडलिन के ऐसा करने के पीछे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब बैंक ओनर आर्थर पुलिस से मिलते हैं। जब उसे रॉबर्ट्स की मांग के बारे में पता चलता है तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मांगे सुनकर बैंक ओनर आर्थर यही सोचते हैं कि शायद रॉबर्ट्स को पैसों से ही मतलब है, इसलिए वो उन रॉबर्ट्स की बात मानने को भी तैयार हो जाते हैं। पुलिस ये सुन हैरान रह जाती है और वो बैंक ओनर आर्थर को फिलहाल के लिए यहाँ से जाने को कहती है। अब रसल बैंक के लॉकर में से सिर्फ 392 नंबर के लॉकर को ही खोलते हैं, जो कि बैंक ओनर आर्थर का था, जिसके भीतर से रॉबर्ट्स को एक एनवेलप और रिंग मिलता है। अब इसके बाद रसल दोबारा से एक मैसेज के साथ एक आदमी को बाहर भेजते हैं। वो आदमी बाहर जाकर पुलिस तक एक मैसेज पहुंचाता है कि सभी बंदी लोगों के लिए खाने का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। ये सुनकर डिटेक्टिव फ्रीजर और उनकी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे कि ये लोग खाने में ट्रांसमीटर्स लगा देंगे, जिससे ये लोग रॉबर्ट्स के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, रसल इतना बेवकूफ भी नहीं था कि उसे पता ही ना हो कि पुलिस ट्रांसमीटर्स भेजेंगे खाने के साथ। फ्रीजर की हर चाल को रसल पहले से ही समझ लेता था अपने शातिर दिमाग के कारण। अब पुलिस होस्टेज के लिए खाना भेजती है, जिसके भीतर ट्रांसमीटर्स लगे हुए थे। अब रॉबर्ट्स इस खाने में से ट्रांसमीटर्स निकालकर
इसे एक रिकॉर्डिंग टेप के पास रख देते हैं। इस रिकॉर्डिंग में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था वो लैंग्वेज लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस नहीं समझ पा रही थी। दोस्तों, पुलिस तो यही सोचते हैं कि शायद इस लैंग्वेज में रॉबर्स ही बातें कर रहे हैं। वो लोग इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, तो फिर ये लोग पब्लिक स्पीकर के माध्यम से इस रिकॉर्डिंग को सभी को सुनाने लगते हैं। अब पब्लिक में से एक महिला आती है जो बताती है कि उसे ये भाषा आती है, लेकिन असल में ये रॉबर्ट्स की बातचीत नहीं है, ये तो किसी प्रेसिडेंट की स्पीच है जो कि शायद रिकॉर्डिंग से प्ले किया जा रहा है। डिटेक्टिव फ्रीजर अब समझ पाते हैं कि रसल पहले से ही जानता था कि पुलिस उसे इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेगी और जानते बूझते रॉबर्ट्स ने उसे ये रिकॉर्डिंग सुनाया है जिससे कि ये लोग गुमराह हो सके। डिटेक्टिव फ्रीजर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों रसल ऐसा कर रहा है। अब डिटेक्टिव फ्रीजर दोबारा से रसल को डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो रसल को उसके ट्रांसमीटर प्लान के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। अब रसल से बातचीत करने के बाद डिटेक्टिव फ्रीजर समझ पाते हैं कि रसल इतनी बड़ी रॉबरी करने के बाद भी शांत है, जैसे कि वो जानता हो कि वो आराम से बच के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरी ओर रॉबर्ट्स अपने प्लान के मुताबिक होस्टेजेस में से कुछ लोगों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अब इस दौरान रॉबर्ट्स में से एक महिला एकदम से नीचे बैठकर रोने लगती है। उसे देखकर सभी को ऐसा ही लगता है कि वो आम पब्लिक है, ना कि रॉबर्ट्स में से एक। उस महिला रॉबर को हॉस्टेजेस के साथ कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। अब रॉबर्ट्स बंदी लोगों में से एक लड़की को अलग एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लड़की रॉबर्ट्स में मौजूद उस महिला की तरह ही दिखती थी जो कि फिलहाल बंदी लोगों के बीच बैठी हुई है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और इस बार डिटेक्टिव फ्रीजर उस लड़की से इंटरोगेट करते हैं जिसे रॉबर्ट द्वारा अलग कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो दिखने में ठीक उसी महिला रॉबर की तरह ही थी। इस लड़की को देखकर डिटेक्टिव फ्रीजर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दोनों में से असल रॉबर कौन है। अब इंटरोगेशन के दौरान एक आदमी बताता है कि रॉबर्स में से सभी ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं और वो लोग बार बार अपने कपड़े बदल रहे थे। अब दूसरी तरफ बैंक की ओर डिटेक्टिव फ्रीजर ने अब तक रसल की मांगे पूरी नहीं की थी, इसलिए वो रसल से कुछ और समय की मोहलत मांगते हैं। रसल कहता है कि वो उसे मौका जरूर देगा अगर वो उसकी दी गई एक पहेली को सुलझा सके। डिटेक्टिव फ्रीजर उसकी पहेली बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। अब डिटेक्टिव फ्रीजर की मदद से अंधेरे में मीडिया से बचते हुए मेडेलिन अपना सौंपा गया काम पूरा करने को बैंक के भीतर जाती है। मेडेलिन अब रसल से मिलती है। वो रसल के सामने एक ऑफर रखती है कि अगर वो उसे एक लॉकर निकालने को देता है और खुद को वो अभी इसी वक्त सरेंडर कर दे तो मेडेलिन उसे जितना हो सके कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करेगी। साथ ही जेल से छूटने के बाद उसे $2 मिलियन की रकम भी दी जाएगी। रसल को मालूम था कि आखिर मेडलिन किस लॉकर के बारे में बात कर रही है। रसल को पहले से ही पता था कि उस लॉकर में क्या है, साथ ही उस लॉकर के डॉक्यूमेंट्स किस चीज के बारे में है, उसे यहाँ तक खबर थी। अब रसल मेडलिन को बैंक ओनर आर्थर की असल सच्चाई बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। उस समय बैंक ओनर आर्थर स्विस बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए पैसों की लालच में बैंक ओनर नाजी पार्टी के साथ मिल गए थे। फिर ये सभी मिलकर ज्यूस को लूटकर उन्हें मारने लगते हैं और फिर ऐसे ही पैसों को बटोरकर आज इन्होंने अपना इतना बड़ा एक सम्राट बनाया है। भले ही आर्थर आज सभी ज्यूस लोगों के सामने एक अच्छे आदमी है, लेकिन असल में इन ज्यूस का खून बहाकर ही तो बैंक ओनर इतने बड़े आदमी बन पाए हैं। अब मीडिया से ये बात भी बैंक ओनर इसलिए ही छुपाना चाहते हैं क्योंकि अगर मीडिया को इस बारे में पता चल जाता है तो आर्थर की जिंदगी में शामत आ जाएगी। अब रसल मेडलिन को सारी बातें बताने के बाद उससे सौदा करते हैं कि अगर उन डॉक्यूमेंट्स का ओनर चाहता है कि इस बारे में किसी को भी मालूम ना हो तो मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसे मुझे भी ये श्योरिटी देनी होगी कि मुझे जेल नहीं होनी चाहिए और तब तक के लिए मैं इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रखूंगा और अगर मुझे जेल हो जाती है तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स के सहारे बाहर निकल जाऊंगा। ये सुन मेडलिन समझ जाती है कि रसल का कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाकर आया है। रसल यहाँ किसी को भी जान से नहीं मारेगा, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी मतलब की चीजें चुरा कर यहाँ से चला जाएगा। अब रसल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेडलिन से कहता है
कि वो यहाँ से ठीक बचते हुए बैंक के मेन गेट से बाहर निकल जाएगा और कोई भी पुलिस ऑफिसर उसका बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। हालांकि मेडलिन उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब रॉबर्स सारे मिलकर उस गड्ढे को पूरा खोद लेते हैं। इस दौरान डिटेक्टिव फ्रीजर सोच में थे कि आखिर रसल उन लोगों को अपनी मांगे पूरी करने के लिए इतना समय क्यों दे रहे हैं। वो समझ पाते हैं कि शायद रसल को समय की जरूरत है, इसलिए वो इस तरह से चाले चल रहा है। अब डिटेक्टिव फ्रीजर एक नए प्लान के साथ रसल को फोन करते हैं। रसल से फ्रीजर कहते हैं कि उसकी मांग के अनुसार सभी चीजें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार है। साथ ही ये देने से पहले डिटेक्टिव फ्रीजर उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं, जो कि था कि वो एक बार बैंक के भीतर जाकर सभी लोगों को सलामत देखना चाहते हैं। रसल डिटेक्टिव फ्रीजर के कंडीशन मान लेते हैं। अब बैंक के भीतर जाते ही रसल अपनी साथी रॉबर के साथ डिटेक्टिव फ्रीजर को एक एक कर सभी कमरों में लेकर जाते हैं। फ्रीजर देखते हैं कि सभी के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। अब आखिरी रूम में होस्टेजेस के चेहरे पर मास्क नहीं था। फ्रीजर इन कुछ पलों में समझ चुके थे कि रसल को पुलिस के हर कानून के बारे में जानकारी है। अब बातों बातों में रसल फ्रीजर को कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो बैंक के मेन गेट से पुलिस से बचकर बाहर निकल जाएगा और पुलिस उसका बाल तक बाका नहीं कर पाएगी। फ्रीजर भी मेडलिन की तरह उसके इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। कुछ देर बाद बैंक से निकलने के दौरान फ्रीजर रसल पर हमला कर देता है और वो उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा रॉबर आकर फ्रीजर को पकड़ लेते हैं। हालांकि वो फ्रीजर की इस हरकत पर भी उसे नहीं मारते हैं और ये देख फ्रीजर समझ जाता है कि रसल सिर्फ एक चोर है, क्योंकि अगर उसका मकसद कुछ और होता तो शायद अब तक उसने फ्रीजर की इस हरकत के कारण उसे जान से मार दिया होता। रसल भले ही फ्रीजर को नहीं मारता है, लेकिन वो फ्रीजर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इस कारण से वो बंदी लोगों में से एक आदमी को मार देता है। डिटेक्टिव के सीनियर ऑफिसर को जब इस बारे में पता चलती है तो वो फ्रीजर को इस केस से बाहर रहने को कहते हैं। अब पुलिस कैप्टन डेरियस को ये पूरा मामला संभालने को कहा जाता है, जो अब बैंक में रेड करने का प्लान बना रहे थे। अब दूसरी ओर इंटरोगेशन के दौरान डिटेक्टिव होस्टेज की आखिरी लड़की से मिलते हैं। इन लोगों को शक था कि शायद ये रॉबर्ट्स की साथी है। हालांकि ये बात सुनने के बावजूद भी वो लड़की नहीं डरती है और वो शांति से डिटेक्टिव के सवालों का जवाब देने लगती है। अब दोबारा से बैंक रॉबरी की ओर दिखाया जाता है। बिल को रेड के बारे में पता चल जाता है तो वो फ्रीजर को बताते हैं कि अगर इसके बाद भी रेड के दौरान कोई मारे जाते हैं तो इसका जिम्मेदार भी तुम्हें ठहराया जाएगा। डिटेक्टिव फ्रीजर यही सोच रहे थे कि आखिर रॉबर्ट्स को पुलिस के हर हरकतों के बारे में पहले से कैसे समझ आ रहा है। वो तुरंत रॉबर्ट्स की सूटकेस को चेक करते हैं, जो कि रॉबर्ट्स ने एक आदमी के गले में लटकाकर भेजी थी। अब सूटकेस तोड़ने के बाद फ्रीजर को एक ट्रांसमीटर मिलता है, जो कि बहुत चालाकी से सूटकेस के भीतर छिपा कर रखा गया था। ये देख फ्रीजर हैरान थे, क्योंकि अब तक पुलिस और डिटेक्टिव मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं ये बात रसल को पहले से ही पता थी और अब भी पुलिस की ओर से की जाने वाली रेड के बारे में रसल को पता है। ये जानने के बाद डिटेक्टिव फ्रीजर फौरन पुलिस को रेड करने से मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस फ्रीजर की बात नहीं मानते हैं। अब रसल फ्रीजर और उसके साथी की बातें जानकर अपने साथी रॉबर्ट्स को इस बारे में बता देते हैं। अब रसल धीरे धीरे हॉल में स्मोक ग्रेनेड बिछाने लग जाते हैं, जिससे कि पुलिस को उनकी आहट के बारे में पता ना चल सके। अब सभी बंदी लोगों को इस हॉल में लाया जाता है। रॉबर्ट सभी के मास्क और यूनिफॉर्म चेक कर लेते हैं कि सभी ने उनके मुताबिक ही काम किया है या फिर उनसे चालाकी कर रहे हैं कोई। रॉबर्ट सब वहां से निकलने से पहले अपनी बंदूक और राइफल्स वहीं छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। अब एकदम से बैंक के मेन गेट में एक ब्लास्ट सा होता है। अब कुछ देर के अंदर अचानक बैंक के मेन गेट से हॉस्टेजेस डोंट शूट यानी कि गोली मत चलाइए कहकर बाहर आने लगते हैं। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि सभी पैनिक करके बाहर निकलने लगते हैं। पुलिस सभी पर फायर करने लगती है, लेकिन रबर बुलेट से। ये लोग अब सभी को पकड़ लेते हैं और सभी के नाम रजिस्टर करके सभी को बस में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इन सभी लोगों में से रॉबर्ट्स को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि सभी ने सेम यूनिफॉर्म और मास्क पहना हुआ था। और इसके बाद से डिटेक्टिव सभी से इंटरोगेशन करने लगते हैं और अब मूवी का असल प्लॉट रिवील होने लगता है।
असल में रॉबर्स जानते बूझते बंदी लोगों को अपने जैसे यूनिफॉर्म पहनाते हैं जिससे कि ये सभी एक जैसे लगे। और जब ये लोग बैंक के मेन गेट से बाहर निकले तब भी ये लोग आराम से बाहर निकल सके। ये लोग अपने प्लानिंग के चलते बार बार बंदी लोगों को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हैं, जिससे कि जब ये लोग बीच बीच में दूसरे कमरे में ले जाए जाते थे उस दौरान रॉबर्ट्स में से किसी एक दो आदमी को इनके बीच भेजा जाता था, जिससे कि ये सभी यही सोचे कि यहाँ मौजूद सभी हॉस्टेजेस हैं। सभी रॉबर्ट्स ऐसे ही करके कुछ वक्त बंदी लोगों के साथ बिताते हैं जिससे कि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो और इंटरोगेशन के दौरान ये लोग पकड़े ना जाए। मूवी में जब डैरियस नामक लड़के ने अपना मास्क उतार दिया था वो भी रॉबर्ट्स का आदमी था। रसल जानबूझकर फ्रीजर को आखिरी कमरे में ले जाता है जहां रसल ने अपने साथी रॉबर्ट्स को बांध कर रखा था, जिससे कि फ्रीजर इन लोगों का चेहरा एज अ हॉस्टेज याद रखे, ना कि इन्हें रॉबर्ट्स समझे। ये लोग उस आदमी को भी सूटकेस के साथ इसलिए भेजते हैं जिससे कि ये लोग उस आदमी को टेररिस्ट समझे और पुलिस गुमराह हो सके, जिससे कि आराम से ये लोग अपना ट्रांसमीटर वहां पर सेट कर सके। और इसी कारण से कहीं ना कहीं किसी का भी ध्यान नहीं गया था उस ट्रांसमीटर की ओर। हालांकि बाद में फ्रीजर को ट्रांसमीटर के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, नाम देने के दौरान सभी रॉबर्ट्स ने अपने नाम रजिस्टर किए थे सिवाय रसल के। वो गायब सा हो गया था, किसी को भी उसके बारे में भनक तक नहीं थी। अब बैंक की छानबीन करने के बाद पुलिस जान पाती है कि रॉबर्ट्स कैश लेकर यहाँ से नहीं गई है और ना तो रॉबर्ट्स ने किसी गड्ढे या सीक्रेट जगह के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए हैं। खोज के बाद ये लोग और जान पाते हैं कि शुरुआत से ही रॉबर्ट्स खेलने वाले बंदूकों के इस्तेमाल कर रहे थे और मर्डर भी इन लोगों ने फेक नाटक किया था। स्टोर रूम के अंदर भी इन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फ्रीजर अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि ये चोरी एक सोची समझी मास्टर प्लान थी। किसी भी होस्टेज को ये लोग रॉबर नहीं साबित कर सकते हैं। इस कारण से ये लोग नहीं जान पाते हैं कि असल में रॉबर कौन है। बैंक से पैसे तक गायब नहीं हुए हैं। अब रॉबरी के दौरान रसल और उसके साथियों ने किसी को भी नहीं मारा है। फ्रीजर के सीनियर उसे ये केस यहीं बंद कर देने को कहते हैं। उसके सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि उसका प्रमोशन कर दिया गया है क्योंकि मेयर और मेडलिन ने उस दिन उसके साथ डील की थी। कहीं न कहीं डिटेक्टिव फ्रीजर अभी भी खुश नहीं थे क्योंकि उसने अब तक इस मामले को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया था। ये दोबारा से कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस करते हैं कि लॉकर नंबर 392 का एंट्री किसी भी लिस्ट में नहीं है। उसे शक हो गया था कि सिर्फ लॉकर नंबर 392 की एंट्री क्यों नहीं है कहीं। वो समझ जाते हैं कि शायद मेडलिन के बैंक के अंदर आना शायद इसी से जुड़ा हो सकता है। अब फ्रीजर मेडलिन से मिलते हैं। फ्रीजर उसे कन्फ्रंट करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बैंक ओनर आर्थर ने लॉकर के भीतर छिपा रखा है। फ्रीजर अब मेडलिन को ब्लैकमेल करने लगते हैं क्योंकि उस दिन फ्रीजर ने चालाकी से मेयर और मेडलिन की दी हुई धमकी रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि फिलहाल वो उन लोगों पर ही इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मेडलिन धमकी के बावजूद भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाती है क्योंकि उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। अब फ्रीजर वहां से निकल जाता है। अब मेडलिन अपने पेमेंट के लिए बैंक ओनर से मिलती है। वो उसे बताती है कि फिलहाल उसके डॉक्यूमेंट्स रॉबर्ट्स के पास है क्योंकि अगर वो कभी पकड़े जाते हैं तो आर्थर को उन लोगों को बचाना होगा, वरना वो लोग क्या करेंगे ये शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेडलिन इतनी चालाक तो थी ही कि वो अब तक समझ चुकी थी कि रॉबर्ट सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए रॉबरी नहीं किए थे, बल्कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी वहाँ कुछ और था जो कि आर्थर को नाजी पार्टी से मिली थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। बैंक ओनर आर्थर अब मेडलिन को बताते हैं कि उस लॉकर में डायमंड्स और हीरे की रिंग थी। उसमें ऐसे कई सारे बेशकीमती हीरे हैं जो कि नाजी पार्टी द्वारा उनका काला काम करने के लिए बैंक ओनर आर्थर को मिला था। मेडलिन उसूलवादी लड़की थी तो वो अपने सौदे के मुताबिक बैंक ओनर से पैसे लेकर वहां से चली जाती है और फिर आर्थर के निजी मामले में वो दखल नहीं देती है। अब हम दोबारा से रसल को देख पाते हैं जो डायमंड्स को पकड़ा हुआ था। शुरुआत में हमने जब रसल को देखा था हमें उसकी बातें सुन और उसके आसपास का दृश्य देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो जैसे कि वो जेल में हो, लेकिन फिर वो अपना सामान पैक करके दीवार को ढकेलते हुए बाहर निकलता है।
और वो बैंक के स्टोर रूम में निकलते हैं। असल में रॉबर्ट्स ने स्टोर रूम के भीतर एक नकली दीवार बनाई थी जो कि बिल्कुल असल लग रही थी। साथ ही इतने समय से रसल इसके पीछे ही छिपा हुआ था। साथ ही रॉबर्ट्स ने जिस गड्ढे को बनाया था वो असल में रसल का बाथरूम था जहां वो अपना वेस्ट फेंकता था। अब रसल स्टोर रूम में आकर दीवार को दोबारा से सेट कर देता है और वो बैंक से बाहर निकलने लगता है। बाहर कार में उसके बाकी 4 साथी रॉबर्ट्स उसका इंतजार कर रहे थे। अब डिटेक्टिव फ्रीजर कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर लॉकर खोलने के लिए आता है। रसल के दोस्त उसे पहले से ही फ्रीजर के आने की खबर दे देते हैं। अब बैंक से निकलने वक्त रसल जानते बूझते फ्रीजर से टकरा जाता है और फिर वो फ्रीजर से सॉरी कहते हुए वहां से निकल जाता है। फ्रीजर ने कभी भी रसल का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो रसल को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। अब वो लॉकर की ओर चला जाता है। साथ ही रसल अब अपनी कार की ओर चला जाता है। कार में जाते ही सभी जान पाते हैं कि लॉकर नंबर 392 में डायमंड रिंग रसल ने छोड़ दी है। ये सुन सभी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्यों उसने ये रिंग छोड़ दी वहाँ। रसल बताता है कि उसने ये रिंग एक सही इंसान के हाथ छोड़ा है और उसके हाथ ये रिंग लगते ही इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। रसल और उसके साथी अब बिना किसी के शक के डायमंड्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब कुछ दूर जाते ही रसल कहता है कि भले ही उसने ये रॉबरी पैसों के लिए की थी, लेकिन कभी न कभी तो बैंक ओनर आर्थर को उसके गुनाहों की सजा उसे जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ फ्रीजर अपने पार्टनर बिल के साथ मिलकर लॉकर खोलता है और उसे वहां से एक बबल गम और वो डायमंड रिंग मिलती है जो रसल ने छोड़ा हुआ था उसके लिए। और ये वही रिंग है जिसके बारे में बैंक ओनर आर्थर ने मेडलिन को बताया था। रिंग के साथ उसे एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था फॉलो द रिंग। अब ये रिंग लेकर फ्रीजर आर्थर से मिलता है। वो आर्थर को धमकी देते हुए कहते हैं कि उसे पता है मेडलिन बैंक में उस दिन उसके कहने पर ही आई थी, वो भी कुछ बड़ा झूठ छिपाने के लिए। अब कुछ देर बाद फ्रीजर मेडलिन और मेयर से मिलते हैं और उन्हें भी वो रिंग दिखाते हैं। फ्रीजर मेयर को फेडरल ऑफिस का नंबर देते हैं जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्रिमिनल्स को सजा देते थे। फ्रीजर उन्हें ये समझा रहे थे कि उन्हें फेडरल ऑफिस में बैंक ओनर के बारे में सभी को बताना होगा जिससे कि आगे के एक्शंस वो लोग ले सके और बैंक ओनर आर्थर को सख्त से सख्त सजा हो। अब फ्रीजर मेडलिन को धमकी दी गई उस रिकॉर्डिंग को भी वापस कर देते हैं और फिर वो ये केस खत्म कर देते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में फ्रीजर को प्रमोशन मिल जाती है। इस दौरान फ्रीजर को अपने पॉकेट से एक हीरा मिलता है। वो हैरान रह जाते हैं इस हीरे को देखकर। अब वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि बैंक में जाते वक्त एक आदमी उनसे टकराया था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद रसल था। उन्हें अब याद आता है कि जब वो रसल से बैंक के भीतर हॉस्टेजेस को देखने के लिए मिले थे तब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रसल ने उनसे कहा था कि वो बड़े आसानी के साथ पुलिस से बचकर बैंक के मेन गेट से बाहर निकलेगा। अब दोबारा से छैया छैया सॉन्ग चलते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर रसल को उस लॉकर के बारे में कैसे पता चला। दोस्तों, मूवी में तो एग्जैक्टली इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन रॉबर्ट्स में से एक आदमी ऐसा था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में घटे घटनाओं के बारे में पता था। साथ ही उसे बैंक ओनर आर्थर के बारे में भी सब कुछ पता था, इसलिए ये लोग इस हाइस्ट को अंजाम दे पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि मूवी में आखिर इंट्रो और आउट्रो में छैया छैया सॉन्ग प्ले क्यों किया गया था। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर को AR रहमान की बनाई गई ये सॉन्ग बहुत पसंद आती है। उन्हें इसकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन काफ़ी बेहतरीन लगती है, जिस कारण से उन्होंने ऐसा फैसला किया था कि वो अपनी फिल्म में इसे एज अ इंट्रो और आउट्रो प्ले करेंगे, जो कि उन्होंने किया है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एक माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो इनसाइड मैन। ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सारे डाउट्स पूछिए और मैं सभी के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो इनसाइड मैन। ये मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब खैर।